नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की ताजा सुर्खियों पर। स्वीडिश अकादमी ने 9 अक्टूबर 2025 को हंगेरियन लेखक लाज़लो क्राज़लो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। 71 वर्षीय क्राज़लो को उनकी आकर्षक और दूरदर्शी कृतियों के लिए सम्मानित किया गया है, जो सर्वनाशी आतंक के बीच कला की शक्ति को प्रकट करती है। उनका जन्म 1954 में हंगरी के ग्योला शहर में हुआ था। उनके प्रसिद्ध कृतियों में सातन तांगो, द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस और वॉर एंड वॉर शामिल हैं। वे 2002 में टिम्ब्रे क्रेटर्स के बाद दूसरे हंगेरियन नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कर्नाटक कैबिनेट ने मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों को प्रति माह 1 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। ये भारत का पहला राज्य है जिसने दोनों सेक्टर में ये सुविधा दी है। राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को इससे फायदा होगा। गारमेंट फैक्ट्रियां, IT कंपनियों, MNC और अन्य निजी संगठनों में काम करने वाली महिलाएं इस नीति का लाभ उठा सकेंगी। वर्तमान में केवल बिहार और ओडिशा में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सुविधा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए 3.7 लाख लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मल्ल बागची की पीठ ने कहा कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को कानूनी सलाह और पैरा लीगल वॉलंटियर की मदद मिलनी चाहिए। कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को इसकी व्यवस्था करने को कहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, जिनमें 21 लाख नाम वापस जोड़े गए हैं। योगेंद्र यादव ने बताया कि बिहार की वयस्क जनसंख्या 8.22 करोड़ है, जबकि वर्तमान में 7.42 करोड़ मतदाता हैं। पाकिस्तान को अमेरिकी मिसाइल बिक्री की अफवाहों के बीच अमेरिकी दूतावास ने स्पष्टीकरण दिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि 30 सितंबर को रक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक अनुबंध घोषणाओं की सूची में कोई नई क्षमता अपडेट नहीं था। दूतावास ने कहा कि ये घोषणाएं मौजूदा प्रणालियों के रखरखाव और समर्थन से संबंधित थीं। भारतीय मीडिया में चल रही चर्चाओं के बाद यह स्पष्टीकरण दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से मिंडानाओ में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने इस क्षेत्र के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप का केंद्र समुद्र तल से काफी गहराई में था। स्थानीय अधिकारियों ने तटीय इलाकों से लोगों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। फिलीपींस प्रशांत रिंग ऑफ फायर में स्थित है और यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। वैज्ञानिक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हरियाणा की IAS अधिकारी अमनीत कौर को राज्य सरकार ने 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा प्रदान की है। अमनीत कौर के पति IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। 8 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अमनीत कौर जापान में CM के साथ आधिकारिक दौरे पर थीं जब यह घटना हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरे का आकलन करके यह निर्णय लिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है और जांच शुरू की है। पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में उम्मीदवारों के चयन और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर विस्तृत चर्चा हुई। लालू यादव को सीटों पर अंतिम मुहर लगाने का अधिकार दिया गया है। बैठक में तेजस्वी यादव के हर घर एक सरकारी नौकरी के वादे पर भी रणनीति बनाई गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। महागठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के साथ 5 सीटों को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए
सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। जदयू, भाजपा, लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं के बीच हुई बैठक में 243 सीटों का बंटवारा तय हो गया है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक साझा घोषणा पत्र भी तैयार करेगा। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी उनकी मांग के अनुसार सीटें मिली हैं। गठबंधन का लक्ष्य 200 से ऊपर सीटें जीतना है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मिली है। यह मुलाकात बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पवन सिंह हाल ही में विवादों में रहे हैं और उनकी पत्नी ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से राजनीतिक सहयोग की संभावना पर चर्चा की है। जन स्वराज पार्टी ने पहली बार 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस कर रही है। यह मुलाकात भोजपुरी इंडस्ट्री और राजनीति के बीच नए समीकरण का संकेत हो सकती है। सीज फायर डील के तहत इजरायली सेनाएं गाजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित शांति योजना के पहले चरण के अनुसार यह कदम उठाया गया है। इजरायल और हमास के बीच बंधक रिहाई पर समझौता हुआ है। पहले चरण में हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा, जबकि इजरायल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति भी शुरू होने वाली है। 2 साल से चल रहे इस संघर्ष में 67,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस शांति पहल का स्वागत किया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शांति पर राजनीति को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति योजना की सफलता के बावजूद उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप ने मध्य पूर्व में ऐतिहासिक शांति लाने का काम किया है। इजरायल हमास युद्ध विराम समझौता उनकी कूटनीति का परिणाम है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि नोबेल समिति ने पक्षपातपूर्ण फैसला लिया है, जबकि ट्रंप के समर्थकों ने भी इस फैसले की आलोचना की है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। चीन ने अमेरिकी जहाजों पर अतिरिक्त बंदरगाह शुल्क लगाने की घोषणा की है। नई दरें 14 अक्टूबर से लागू होंगी। यह कदम अमेरिका चीन व्यापारिक तनाव को और बढ़ा सकता है। चीनी अधिकारियों ने कहा कि यह अमेरिकी नीतियों के जवाब में लिया गया निर्णय है। अमेरिकी कंपनियों को इससे अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ेगा। शिपिंग इंडस्ट्री में इस फैसले से चिंता बढ़ गई है। द्विपक्षीय व्यापार पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के लाहौर में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई है। शहर में स्थिति तनावपूर्ण और कर्फ्यू लगाया गया है। टीएलपी कार्यकर्ता धार्मिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी है। पाकिस्तानी सरकार ने शांति बहाली के लिए सेना की तैनाती की है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध मामले की सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ दिवाली से पहले इस मामले पर फैसला सुना सकती है। पटाखा निर्माताओं ने प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि त्योहारी सीजन में प्रतिबंध से उनके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रतिबंध का समर्थन किया है। कोर्ट ने पहले सुझाया था कि पूरे देश में एक समान नीति होनी चाहिए। वायु गुणवत्ता और त्योहारी परंपराओं के बीच संतुलन का मुद्दा अहम है। बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 6 नवंबर को होने वाली मतदान के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालयों में नामांकन पत्र स्वीकार कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद नामांकन की जांच और वापसी की प्रक्रिया होगी। यह चुनाव राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहरीली कोल्ड रीफ कफ सिरप मामले में श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक
रंगनाथन को नागपुर से छिंदवाड़ा ले जाया जा रहा है। 16 बच्चों की मौत के इस मामले में वह मुख्य आरोपी हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे चेन्नई से गिरफ्तार किया था। छिंदवाड़ा कोर्ट में उसकी पेशी होगी। पुलिस ने बताया कि कंपनी में गुणवत्ता नियंत्रण की गंभीर कमियां थीं। दवा में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की जहरीली मात्रा पाई गई थी। केंद्र सरकार ने देश भर में दवा निर्माताओं की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला भारतीय दवा उद्योग की नियामक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि नाटो को स्पेन की सदस्यता रद्द करने पर विचार करना चाहिए। उनका आरोप है कि स्पेन रक्षा खर्च में अपना हिस्सा पूरा नहीं कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि नाटो सदस्यों को अपने जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करना चाहिए। स्पेन सरकार ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी ट्रंप के बयान की आलोचना की है। नाटो महासचिव ने सभी सदस्यों की एकजुटता पर जोर दिया है। यह विवाद ट्रांस अटलांटिक संबंधों में नया तनाव ला सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने अमेरिका की आक्रामकता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का ऐलान किया है। मदुरो ने आरोप लगाया कि अमेरिका उनके देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर भी चर्चा होगी। मदुरो ने कहा, अमेरिका उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को चुनौती दी है। संयुक्त राष्ट्र में इस मामले पर गंभीर बहस हो सकती है। लैटिन अमेरिकी देशों से वेनेजुएला को समर्थन मिलने की संभावना है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुरक्षा कारणों से 3G 4G इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने यह कदम TLP के विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रभावित हुए हैं। मोबाइल इंटरनेट की गति धीमी कर दी गई है। केवल आवश्यक सेवाओं के लिए इंटरनेट उपलब्ध है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने यह निर्देश जारी किया है। व्यापारिक गतिविधियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने के बाद सेवाएं बहाल की जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। ये 2021 के बाद पहली बार किसी तालिबान नेता की भारत यात्रा है। जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी बात हुई। भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को सहायता भेजने की बात कही। यह मुलाकात क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि शक्तियों के बंटवारे की सुरक्षा केवल संवैधानिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि सम्मान, संवाद और समायोजन की राजनीतिक संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उन्होंने भारत की संघीय व्यवस्था की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की शासी परिषद अंतर क्षेत्रीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न कार्यशालाओं में भाग लिया। जमाइका, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया और बारबाडोस की संसदों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी हुई। दिवाली से 10 दिन पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम दूषित श्रेणी में पहुंच गई है। AQI 150 से पार पहुंचने से स्वास्थ्य पर प्रभाव चिंता का विषय है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। दिल्ली सरकार ने GRAP के चरण 2 लागू करने की तैयारी की है। वाहनों के धुएं और निर्माण गतिविधियों से प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने त्वरित कार्रवाई की सलाह दी है। दिवाली के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है। कानपुर धमाके की जांच में पुलिस ने कहा है कि इसमें कोई आतंकी कोण नहीं है। घटना की जांच में लापरवाही के आरोप में SHO सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह औद्योगिक दुर्घटना थी। विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की विस्तृत जांच की है।
पुलिस ने तत्काल आतंकी मामले की आशंका जताई थी, लेकिन बाद में यह गलत साबित हुई। राज्य सरकार ने जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। करवा चौथ के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न शहरों में बैंकों की अवकाश तिथि अलग अलग थी। उत्तर भारतीय राज्यों में अधिकतर बैंक बंद रहे थे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सभी बैंक शाखाएं बंद थीं। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता में सभी बैंक खुले थे। एटीएम सेवाएं सभी बैंक में उपलब्ध थीं। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं भी सामान्य रूप से कार्य कर रही थीं। ग्राहकों को सलाह दी गई थी कि वे पहले से अपने काम निपटा लें। यह क्षेत्रीय त्योहार होने के कारण अवकाश की घोषणा अलग अलग राज्यों में अलग अलग की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एआई आधारित प्रणालियां संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बना रही हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संसद के डिजिटलीकरण की सराहना की। संसदीय कार्रवाई में प्रौद्योगिकी उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है। एआई की मदद से अनुवाद सेवाएं, रिकॉर्ड रखरखाव और सूचना प्रबंधन में सुधार हुआ है। बिरला ने कहा कि यह भविष्य की संसदीय व्यवस्था की दिशा है। अन्य देशों की संसदें भी भारतीय मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रही हैं। डिजिटल इंडिया के तहत यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।